साथियों नमस्कार, मैं सीए अमित अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम और आप एक ऐसे सेक्शन पर चर्चा करेंगे जो फाइनेंस एक्ट 2021 के द्वारा लागू किया गया था और वो सेक्शन 1 जुलाई 2021 से लागू हो जाएगा। तो साथियों, वो सेक्शन है 194Q। इस सेक्शन में ये बताया गया है कि यदि कोई बायर किसी व्यक्ति से माल की खरीद करता है तो माल की खरीद पर उसको 0.1% के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन करना होगा। मेरी नॉलेज के हिसाब से शायद इस तरीके का प्रोविज़न आयकर का इतिहास है। आयकर अधिनियम 1961 का जो इतिहास है, जब से आयकर अधिनियम लागू हुआ है तब से शायद माल की खरीद पर कोई भी इस तरीके का टैक्स डिडक्शन का कोई भी प्रोविज़न आज तक लागू नहीं हुआ है, एक्सेप्ट 194C जो क्या नाम कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है। उसके अलावा माल की खरीद पर आज तक कोई भी TDS का प्रोविज़न लागू नहीं हुआ है। ये भारत सरकार ने 1 जुलाई 2021 से लागू किया है। तो आज हम इस सेक्शन की बारीकी के साथ चर्चा करेंगे। इस सेक्शन के क्या क्या प्रावधान हैं, किस व्यक्ति को बायर माना जाएगा, इसमें जो है कितने रुपये से ऊपर पर TDS काटना होगा और इसमें कोई किसी प्रकार की थ्रेशोल्ड लिमिट है क्या, बायर का प्रति साल का टर्नओवर कितना होना चाहिए, अगर बायर ने TDS का डिडक्शन नहीं किया तो बायर पर इसके किस तरीके के दुष्परिणाम हो सकते हैं, इन सारी बातों का आज हम बारीकी के साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपको याद होगा कि फाइनेंस एक्ट 2020 के माध्यम से एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया था 206C1H, जो ये बताता था कि अगर कोई सेलर किसी व्यक्ति को माल की सेल करता है, इसकी की वैल्यू एक साल में 50 लाख या एग्रीगेट 50 लाख से ऊपर होती है, तो जिस समय उसको सेलर को माल की बिक्री से रकम रिसीव्ड होती है उस समय पर वो 0.1% के हिसाब से TCS का कलेक्शन करता था। ये जो सेक्शन, जो नया सेक्शन जो लागू हुआ है 194Q, ये माल की खरीद पर आधारित है और वो माल की बिक्री पर आधारित था। आज हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों सेक्शनों में अंतर क्या है और अगर एक ही ट्रांजैक्शन पर दोनों सेक्शन लगते हैं तो कौन सा सेक्शन प्रिवेल करेगा, कौन सा सेक्शन लागू होगा। तो साथियों, हम चलते हैं 194Q की ओर। तो 194Q में जो सबसे पहले बताया गया है, मैं आपको थोड़ा सा उस एक्ट में जो सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है उसको मैं पढ़ के बता देता हूँ। 194Q में बताया गया एनी पर्सन का मतलब है चाहे वो पर्सन इंडिविजुअल हो, HUF हो, कंपनी हो, LLP हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या अन्य कोई पर्सन हो, एनी पर्सन बीइंग ए बायर हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू एनी रेजिडेंट इन इंडिया। यानी कि जो खरीदार है उसने किसी सेलर से माल की खरीद की है जो कि रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी नॉन रेजिडेंट से माल का परचेज किया है तो उस पर ये सेक्शन लागू नहीं होगा। ये सेक्शन केवल रेजिडेंट इन इंडिया पर ही लागू होगा। तो फॉर परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ सच वैल्यू exceeding 50 lakh rupees in any previous year shall at the time of credit of such sum to the account of the seller or at the time of payment thereof by any mode whichever is earlier deduct an amount equal to 0.1% of such sum exceeding 50 lakh rupees as income tax। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ख़रीदार किसी सेलर से माल की परचेजिंग करता है जो कि जिसकी की वैल्यू एक साल में एक चाहे सिंगल ट्रांजैक्शन के माध्यम से या एग्रीगेट ऑफ ट्रांजैक्शन के माध्यम से 50 लाख रुपए से अगर ऊपर है तो 50 लाख से ऊपर की जितनी वैल्यू है उस वैल्यू पर 0.1% के हिसाब से उसको TDS का डिडक्शन करना होगा। इसमें जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है उस एक्सप्लेनेशन में बायर की परिभाषा बताई गई है कि हम किस व्यक्ति को बायर मानेंगे। इसमें बताया गया है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन बायर मीन्स ए पर्सन हुज टोटल सेल्स ग्रॉस रिसीट ऑफ टर्नओवर। यानी कि इस एक्सप्लेनेशन में बताया गया है बायर उस व्यक्ति को माना गया है जिसका कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ग्रॉस रिसीट सेल या टर्नओवर 10 करोड़ रुपए या उससे अधिक है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये सेक्शन हमारा 1 जुलाई 2021 से लागू हो रहा है और हमको इसको देखने के लिए 31 मार्च 2021 का बायर का टर्नओवर देखना होगा। अगर बायर का टर्नओवर 31 मार्च 2021 में 10 करोड़ या उससे अधिक है तभी ये सेक्शन उस पर लागू होगा। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है तो ये सेक्शन उस पर लागू नहीं होगा। अगर उसका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है
तो ये सेक्शन उस पर लागू हो जाएगा। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का इसको प्रयास करते हैं। जैसे कोई एक खरीदार है जो ABC कंपनी है, ABC कंपनी ने किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए का माल 1 जुलाई के बाद खरीदा और उस ABC कंपनी का पिछले साल का टर्नओवर 12 करोड़ है। अब हमारी इसमें दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। उसका पिछले साल का टर्नओवर भी 10 करोड़ से ऊपर है और एग्रीगेट अमाउंट सिंगल अमाउंट भी हमारी 1 करोड़ रुपये से ऊपर है। तो जब हम 1 करोड़ का माल उससे परचेज करेंगे, उसकी एंट्री हम अपनी जब बुक्स में करेंगे तो गुड्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और जिस पार्टी से हमने माल परचेज किया उसको क्रेडिट करेंगे। तो इसमें शर्त यही है कि जिस समय हम उसको क्रेडिट करती हैं या पेमेंट करती हैं, इन दोनों घटनाओं में जो भी घटना पहले घटित हो जाए उसके हिसाब से हमको TDS का डिडक्शन करना होता है। तो जिस समय हमने 1 करोड़ रुपए का माल उससे परचेज किया तो इसमें 50 लाख तक का जो माल की परचेजिंग है उस पर तो कोई TDS का डिडक्शन नहीं करना है। एक 50 लाख से ऊपर की जो भी खरीद होगी उस पर हमको 0.1% के हिसाब से TDS का डिडक्शन करना होगा, यानी कि 50 लाख रुपए पे हमको 5,000 रुपये का TDS का डिडक्शन करना होगा और उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना होगा। अब यहाँ पे प्रश्न ये उठता है कि ये प्रावधान चूँकि 1 जुलाई 21 से लागू है तो 1 अप्रैल 21 से लेके और 30 जून 21 तक की जो खरीद होगी उस खरीद का क्या होगा, क्या उस पर भी हमको TDS का डिडक्शन करना होगा या करना नहीं होगा। तो यहाँ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, इन 3 महीनों की जो खरीद होगी उसको केवल हमको 50 लाख रुपए की लिमिट को देखने के लिए यूज़ करना है, उस पर कोई भी डिडक्शन नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बार ने 1 अप्रैल 21 से 30 जून 21 तक 40 लाख रुपए का किसी सेलर से माल की परचेजिंग कर ली और 1 जुलाई के बाद उसने 40 लाख रुपए की परचेजिंग और कर ली। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 40 लाख की परचेजिंग में ऑलरेडी कर चुका है, 40 लाख की परचेजिंग उसने अब कर ली तो 80 लाख की उसकी टोटल परचेजिंग हो गई। इसमें से 50 लाख की उसकी डिडक्शन हटाने के बाद 30 लाख रुपए पर 0.1% के हिसाब से उसको TDS का डिडक्शन करना होगा। तो साथियों ये इस तरीके का प्रावधान है, इसको सारे जो भी खरीदार हैं उनको विशेष ध्यान रखना है। अगर उन्होंने ज़रा सी भी चूक कर दी तो इसमें उनको बहुत भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। अब हमको इसमें देखना है कि ये 194Q सेक्शन किन किनों पर लागू नहीं होगा। ये वाला सेक्शन हमारा एक तो उस पर लागू नहीं होगा अगर जैसा कोई ख़रीदार है उसने कोई माल की परचेजिंग करी, अगर उस पर किसी अन्य सेक्शन में TDS का डिडक्शन होता है तो उस पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। और अगर किसी अन्य सेक्शन में TCS के प्रावधान लागू होती हैं, इसमें हमको जो सेक्शन है 206C1H उसको छोड़ना होगा, यानी कि अगर किसी व्यक्ति पर 206C1H के प्रावधान लागू होते हैं तो उस पर TDS के भी प्रावधान लागू होंगे। तो अब हमको यहाँ पे ये देखने का विषय है, अगर हम किसी एक में ट्रांजेक्शन को लेकर चलते हैं जिस पर कि 206C1H के प्रावधान भी लागू होते हैं और 194Q के प्रावधान भी लागू होते हैं, तो उन दोनों प्रावधानों में से हमको किस प्रावधान का ध्यान रखना होगा। अब जैसे सपोज करिए किसी सेलर का किसी साल में टर्नओवर 12 करोड़ का है और ख़रीदार का भी टर्नओवर 12 करोड़ का है और सेलर ने 1 करोड़ रुपए का माल 1 जुलाई के बाद बिक्री किया है। तो यहाँ पे अब प्रश्न ये उठता है कि दोनों ही कंडीशन पूरी हो रही है, 206C1H की कंडीशन भी पूरी हो रही है और 194Q की कंडीशन भी पूरी हो रही है। 206C1H में कंडीशन ये है कि अगर कोई व्यक्ति 50 लाख से ऊपर की रिसीट करता है तो उसको 0.1% के हिसाब से TCS का कलेक्शन करना होता है। और 194Q में ये है कि अगर वो 50 लाख से ऊपर की माल की कोई खरीद करता है तो उस पर TDS के प्रावधान लागू होते हैं। तो यहाँ पे जो है 194Q में ये बताया गया है कि अगर एक सेक्शन पर दोनों प्रावधान लागू होते हैं तो 194Q प्रिवेल करेगा, फिर हमको जो है TCS कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो खरीदार है उसको 194Q में TDS का डिडक्शन करना है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करना है। इसके लिए जो खरीदार है उसको अपने सेलर को इन्फॉर्म करना होगा कि मेरा टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो मैं इसमें से TDS का डिडक्शन करूँगा। आपको पेमेंट का कलेक्शन करते समय कोई किसी भी तरीके की TCS का कलेक्शन नहीं करना है। तो साथियों ये प्रावधान 194Q के थे। अब हम इसको 1-2 एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा सा और एलोबरेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सपोज करिए किसी खरीदार का
टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से अधिक था और उसकी खरीद 1 करोड़ रुपए से उसने अधिक कर ली है या 50 लाख से अधिक कर ली है, और जो सेलर है उसका टर्नओवर उस साल में 5 करोड़ रुपए से अधिक है। तो ऐसे केस में 194Q के अंतर्गत जो बायर है उसको 50 लाख से ऊपर TDS का डिडक्शन करना होगा, यानी कि जो 1 करोड़ की खरीद करी है उसमें उसको 50 लाख छोड़ने होंगे और रेस्ट 50 लाख पे 0.1% के हिसाब से 5,000 का डिडक्शन करना होगा। ये मैंने आपको ये बताया कि जिसमें खरीदार का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है और विक्रेता का टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। अब हम एक केस और लेते हैं जिसमें हमारी जो खरीदार है, जो बायर है, उसका टर्नओवर पिछले साल में यानी कि 31 मार्च 2021 में 10 करोड़ से कम है और जो सेलर है उसका टर्नओवर 31/3/21 में 10 करोड़ से अधिक है। ऐसे केस में किस तरीके के प्रावधान लागू होंगे ये भी हम समझने का प्रयास करते हैं। उसका हमारा जो सेलर है उसका टर्नओवर 31 मार्च 2021 में 12 करोड़ का है और जो खरीदार है उसका टर्नओवर 31 मार्च 2021 में 8 करोड़ का है और सेलर बायर को 1 करोड़ रुपए का माल की बिक्री करता है, तो बायर के ऊपर ये प्रोविजन लागू नहीं होगा क्योंकि बायर का टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से कम है। ऐसे केस में जो सेलर है वो ही TCS का कलेक्शन करेगा, यानी कि जब उसको 1 करोड़ रुपए का अमाउंट रिसीव होगा तो वो उसमें से 50 लाख रुपए छोड़ देगा और रेस्ट 50 लाख का 0.1% के हिसाब से TCS का कलेक्शन करेगा। तीसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि जो हमारा सेलर है उसका टर्नओवर भी 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और जो हमारा बायर है उसका टर्नओवर भी हमारा 10 करोड़ रुपए से ऊपर है और जो माल की खरीद करी है, जो उसने माल की बिक्री करी है, वो बिक्री 50 लाख से ऊपर है। तो ऐसे केस में जो माल का खरीदार होगा उसको 194Q में TDS का डिडक्शन करना होगा। ऐसे केस में जो सेलर है उसको सेक्शन 286(1)H में किसी भी प्रकार के TCS का कलेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य और है, जब हमारा ये सेक्शन 286(1)H 1 अक्टूबर 2020 से इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस समय बहुत सारे कन्फ्यूजन इस तरीके के पैदा हुए थे। बहुत सारी कंपनियाँ थी, उन्होंने ये वाली प्रैक्टिस शुरू कर दी जिससे में वो माल की बिक्री कर रहे हैं तो माल की बिक्री करते समय ही वो TCS का कलेक्शन कर लेते थे, जो कि कानून के हिसाब से तर्कसंगत नहीं है। कानून में ये बताया गया है कि जिस समय उनको अमाउंट की रिसीविंग होगी, यानी कि TCS का मतलब है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी कि जिस समय उनको रकम प्राप्त होगी, जिस समय उनको भुगतान प्राप्त होगा उसी समय उनको TCS का कलेक्शन करना है, ना कि इनको इन्वेस करते समय TCS का कलेक्शन करना है। तो पिछले साल ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आ गई थी, लोगों को थोड़ा सा ज्ञान भी नहीं था और थोड़ा कन्फ्यूजन भी था। हालांकि CBDT ने आगे चल के इस कन्फ्यूजन को दूर कर दिया था। तो अब आज की डेट में जब हमारा 194Q सेक्शन लागू हो चुका है तो जो बेचने वाले व्यक्ति हैं, जो सेलर हैं, उनको एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जिस समय वो माल की बिक्री करते हैं उस समय उनको कोई भी TCS का कलेक्शन नहीं करना है। उनको जो भी TCS का कलेक्शन मान लो अगर करना भी है तो वो एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट करना है, वो भी उस केस में कि अगर खरीदार का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम है, तो अगर खरीदार का टर्नओवर 10 करोड़ से अधिक है तो वो उस पर केवल TDS का ही प्रोविजन लागू होंगे, TCS के प्रोविजन लागू नहीं होंगे। अब हमको यहाँ पे एक विषय ये देखना आवश्यक है, अभी आपने देखा होगा कि अगर हमने किसी व्यक्ति से 1 करोड़ रुपए का माल खरीदा तो उस पर हमको 50 लाख की तो डिडक्शन मिल जाती है, यानी कि 50 लाख रुपए तक तो हमको कोई TDS काटने की आवश्यकता नहीं है। एक्सीडिंग 50 लाख पे 50 लाख पे हमने 0.1% के हिसाब से 5,000 का TDS काट लिया। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इसके प्रावधान बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, तो मेरे कहने का तात्पर्य ये था, मैं अब आपको इसको बताऊंगा कि प्रावधान किस प्रकार से खतरनाक हो सकते हैं और किस प्रकार से व्यक्ति को, जो खरीदार है, उसको अपना सारा ध्यान रखना होगा। जैसे किसी व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपए का माल परचेज किया और वो उस पर TDS काटना भूल गया और या उसने काट लिया है तो उसको जमा कराना भूल गया बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, यानी कि जो भी उसकी रिटर्न दाखिल करने की डेट है। हर केस में जो ऑडिटेड केस है, इनके केस में 31 अक्टूबर की रिटर्न दाखिल करने की डेट है। अगर वो 31 अक्टूबर से पहले या तो उसने TDS काटा नहीं है या अगर काट लिया तो काट कर जमा नहीं किया है तो ये इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस माना जाएगा और उसके जो कॉन्सिक्वेंस हैं, इसके जो रेपरकेशन है वो बहुत खतरनाक है। इस पर फिर सेक्शन 40A लागू हो जाएगा। इस सेक्शन में ये बतलाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जिस पर कि TDS काटने की लायबिलिटी थी और वो किसी कारणवश TDS न काट नहीं पाता है या काट के जमा नहीं कर पाता है तो
तो जितनी रकम पर TDS काटने की लायबिलिटी थी उस रकम का 30% उस व्यक्ति की इनकम में ऐड कर लिया जाएगा। अब हमारे एग्जाम्पल में इसको हम कंटिन्यू करते हैं। जब हमने 1 करोड़ रुपये के माल की खरीदारी करी तो इसमें हमको केवल 50 लाख रुपये पर TDS काटने की लायबिलिटी थी, जो कि 0.1% के हिसाब से केवल होती थी 5,000 रुपये। जब हमने TDS का डिडक्शन नहीं किया या डिडक्शन कर लिया उसको जमा नहीं किया तो हमारे ऊपर 50 लाख का 30% यानी 15 लाख रुपये हमारी इनकम में ऐड हो जाएंगे, जिसकी कि एक बहुत बड़ी टैक्स लायबिलिटी हमारे ऊपर इम्पोज हो जाएगी। तो सारे व्यापारियों को इस प्रोविज़न को विशेष ध्यान रखना है। ये प्रोविज़न देखने में तो छोटा लगता है लेकिन इसके दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा बड़े हैं। इसके अलावा इसमें एक प्रावधान और है, अगर कोई व्यक्ति माल की खरीद करता है और जो विक्रेता अपना पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करा पाता है तो उस पर उसको 5% के हिसाब से टैक्स का डिडक्शन करना होगा, यानी कि 0.1% करना करके 5% के टैक्स का डिडक्शन करना होगा। ये बात हालांकि बड़ी रेयर केस में होगी। इसका कारण ये है कि जब कोई विक्रेता इतने अच्छे लेवल पर, इतने बड़े लेवल पर कार्य कर रहा है तो उसके पास पैन नंबर का होना स्वाभाविक है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि बिना पैन नंबर के बैंक में अकाउंट नहीं खुलता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जो भी सेलर्स हैं वो अपना पैन नंबर बायर्स को प्रोवाइड करा दें, जिससे कि वो उसका TDS केवल 0.1% के हिसाब से डिडक्ट करे, न कि 5% के हिसाब से। और जो भी खरीदार हैं वो अपने TDS को समय से काटें और समय से उसको जमा कराएं, जिससे कि उनके ऊपर 40IA के प्रावधान लागू नहीं हो। अगर लागू हो गए तो उनको बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको आज 194Q और 286(1) से संबंधित लगभग सारे प्रावधानों को बारीकी के साथ बता दिया है। आपको इन प्रावधानों को विशेष ध्यान रखना है। अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो आपके ऊपर एक ह्यूज लायबिलिटी आ सकती है। तो साथियों, अगर आपको 286(1) के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो स्पेशल रिकॉर्ड किया था, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी मैंने इसमें शेयर कर दिया है। अगर आपको 194Q या 286(1) के बारे में कोई भी आपकी किसी प्रकार की कोई आपको समस्या हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके हर प्रश्न का आंसर देने का भरसक अपना प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।